सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 6 के लिए पेपर नंबर 14 के विषय में आज चर्चा करेंगे। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आपातकाल। आपातकाल का मतलब होता है कि राजनीतिक जो आपातकाल भारत में जो इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लगी थी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी वो इमरजेंसी का क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव हुआ, और आफ्टर इमरजेंसी भारतीय राजनीतिक में क्या परिवर्तन देखे गए, इन सारी बातों का चर्चा आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपातकाल था वो 26 जून 1975 ईस्वी को लगाया गया था। ठीक है, उसी इमरजेंसी का आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, बैकग्राउंड क्या थी, किस कारण से इसकी घोषणा की गई थी। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो आपातकाल के कारणों पर यदि हम प्रकाश डालें तो पहले आप आर्थिक मुद्दे को देखें। आर्थिक मुद्दा क्या था? तो सबसे पहले कि मंदी हो रही थी, बढ़ती बेरोजगारी थे, अनियंत्रित मुद्रास्फीति थे, अनाज की कमी थी, जैसे कारकों के सम्मिलित प्रभाव ने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न किया, आर्थिक संकट उत्पन्न कर दिया था। दूसरी बात है कि बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत द्वारा किए गए समर्थन का भौतिक रूप से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर प्रभाव पड़ा। यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। इन भंडारों में कमी आई एवं बहुत से संसाधनों की दिशा बदलकर उन्हें रक्षा क्षेत्र की ओर मोड़ दिया गया। यानी जो इन्वेस्टमेंट हमें आर्थिक विकास के लिए करना था वो विकास का धन हमें मिलिट्री क्षेत्र में करना पड़ा, तो जिसके कारण से आर्थिक नुकसान हुआ। आगे है कि 1972 और 73 में मानसून की निरंतर विफलता ने, यानी मानसून फेल्यूर हो गया। तो स्वाभाविक है प्यारे विद्यार्थी जी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यदि यहाँ मानसून फेल्यूर हो जाता है, असफल हो जाता है, फेल कर जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ का कृषि व्यवस्था कैसी रहेगी। यानी बहुत नुकसान होगा। तो जिसके वजह से भारत में खाद्यान्नों की उपलब्धता को प्रभावित किया, खाद्यान्नों की कमी आई। और स्वाभाविक है कि यदि उत्पादन कम होंगे तो वस्तु का मूल्य ज़्यादा होगा, तो वस्तुओं के दाम बढ़े। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के कारण औद्योगिक अशांति उत्पन्न हुई। इस दौरान देश के विभिन्न भागों में हड़तालें हुई, जिनका सर्वाधिक व्यापक स्तर 1974 की देशव्यापी रेलवे हड़ताल से देखा जा सकता है। 1974 में व्यापक रेलवे हड़ताल हुई थी, और इसके महत्वपूर्ण बैकग्राउंड यही थे क्योंकि कृषि की पैदावार अच्छी नहीं हुई थी, बेरोजगारी बढ़े, और 1974 का जो है सो व्यापक रेलवे हड़ताल हुई। आगे है न्यायपालिका के साथ संघर्ष। केवल आर्थिक मुद्दे ही इस आपातकाल के लिए जिम्मेवार नहीं थे, बल्कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल को भी देखना पड़ेगा। न्यायिक जुडिशरी क्षेत्र में भी तकरार देखने को मिले सरकार और जुडिशरी के बीच में। क्या बात था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन किया।
बहुत सारे संशोधन उनके समय में किए गए थे, जिसने संसद को नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने वाले विधायन के मामले में मौलिक अधिकारों में कटौती करने की शक्ति प्रदान की है। यानी मौलिक अधिकारों में कटौती किया जाए और नीति निर्देशक तत्व को बढ़ावा दिया जाए, इन सारी बातों को शामिल करने की बात कही गई। और आगे चल करके केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन दिए जो आज के लिए भी महत्वपूर्ण है और एक समसामयिकी मुद्दा है। ये पता है कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है, यानी संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है ना। तो केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि आप कुछ ऐसे चीज हैं, संविधान का कुछ ऐसे ढंग हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, यानी आधारभूत विशेषताएं हैं संविधान की जिसे संशोधन नहीं किया जा सकता, नहीं तो फिर संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आगे है कि केशवानंद वाद में शीर्ष न्यायालय के निर्णय से रुष्ट केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की परंपरा को बदल दिया। प्यारे विद्यार्थी जी, पहले होती थी, आज भी वही है कि जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने केशवानंद भारती विवाद के बाद डिसीजन से रुष्ट होकर के उन्होंने इस परंपरा को दरकिनार कर दिया। दरकिनार करते हुए न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। करना चाहिए किसी दूसरे को, लेकिन उन्होंने A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। आगे है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लोकसभा में इंदिरा गांधी के चुनाव की वैधता पर समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में निर्णय दिया तथा सत्ता के दुरुपयोग के आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी डिसीजन था, क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। बाद में जो है सो हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में इस आदेश को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद में रहने की अनुमति दी, किंतु साथ ही आदेश भी दिया कि वह संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती है। तो एक बहुत बड़ा जुडिशरी डिसीजन था जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अवैध घोषित कर दिया था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, इस तरह के एक माहौल बन गया था सरकार के खिलाफ में, जुडिशरी भी मतलब उसके फेवर में डिसीजन नहीं आ रहा था। आगे आपातकाल का आरोपण कैसे होता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय की राय और पहले के आदेश को आंशिक रूप से स्थगित किए जाने के कारण जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सभी राजनीतिक दलों ने नैतिक आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को त्यागपत्र देने का दबाव डाला कि आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डिसीजन दे दिया कि आप अवैध हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने आपके डिसीजन को इस तरह के आंशिक रूप से बदलाव किए हैं, तो आपको नैतिक रूप से पद पर बने रहने की कोई अधिकार नहीं है, आपको त्यागपत्र दे देना चाहिए। और आपको पता है जेपी आंदोलन इसी समय उग्र रूप धारण कर लिया था। तो दबाव बढ़ रहे थे कि भैया आप जो है सो त्यागपत्र दीजिए, आप पर कोर्ट भी डिसीजन लिया है, आप अवैध हैं, अवैध सांसद हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक बैकग्राउंड आपातकाल का बनना प्रारंभ हो गया था। किंतु इंदिरा गांधी ने इन मांगों का विरोध किया। इंदिरा गांधी ने इन मांगों का विरोध किया और प्रतिक्रिया स्वरूप 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के खतरे के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी। क्या चीज का घोषणा कर दी? इमरजेंसी की घोषणा कर दिया गया। एक बार आपातकाल घोषित हो जाने के बाद शक्तियों का संघीय वितरण निलंबित रहता है और सभी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, यानी सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। इस अवधि के दौरान मूल अधिकार न्यून हो जाते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी की गई। ठीक है, तो इस तरह की घटनाएं
आपातकाल के बाद होना प्रारंभ हो गया। आगे है आपातकाल का प्रभाव क्या हुआ। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ कि सरकार ने प्रेस सेंसरशिप के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन से पहले सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। मान लीजिए आप कोई पत्र पत्रिका पेपर छापना चाहते हैं, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से डिसीजन लेना पड़ेगा। विरोध, हड़ताल और सार्वजनिक आंदोलन की अनुमति नहीं थी। आप विरोध नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इस तरह की अनुमति नहीं थी। व्यक्ति के मूल अधिकारों को बहाल करने के लिए न्यायालय की शरण जाने का मूल अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को निलंबित कर दिया। बताइए कि इस गवर्नमेंट इतना निर्दयी होने लगी कि उन्होंने मौलिक अधिकार का भी पूरी तरह से निलंबित करना शुरू कर दिया। सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की आशंका में आरएसएस, जमात इस्लामी जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जैसे आरएसएस हो गया, मुस्लिम धर्म के जो हैं जमात इस्लामी, उसको भी प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने निवारक निरोध का प्रावधान का दुरुपयोग किया एवं विपक्षी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह की जो है सो चीज़ें सरकार के द्वारा होना प्रारंभ हो गया। आपातकाल के दौरान ऐसी कठोर परिस्थितियों के कारण पद्मश्री और अन्य पुरस्कारों से सम्मानित लोगों ने लोकतंत्र को निलंबन के विरोध, है ना, लोकतंत्र के विरोध इन पुरस्कारों को वापस कर दिया। बहुत सारे लोग बोला कि हमको कोई पुरस्कार ही नहीं चाहिए। अब यदि इस तरह का लोकतंत्र में करने का प्रयास करते हैं तो इस तरह का पुरस्कार लेने में कोई उचित नहीं बनता है। उन्होंने अपना लौटाना शुरू कर दिया पुरस्कार। आगे किसी आधिकारिक पद पर न होते हुए भी कुछ लोगों ने प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग किया और सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप किया। आगे है आपातकाल से प्राप्त सबक। आपातकाल से क्या सबक मिला। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के खतरे के आधार पर आपातकाल घोषित कर दिया था। आपातकाल की अवधि के दौरान शक्ति के दुरुपयोग के कारण यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार के कदम कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं के शासन को कमजोर करते हैं। इसलिए आपातकाल के बाद राजनीतिक सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल की घोषणा दोबारा न हो। यानी इस तरह की जो घटनाएं हैं, डिसीजन है, दोबारा न हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा देश को नुकसान होता है। 18 जनवरी 1977 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च में लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर आपातकाल को समाप्त किया। 16 मार्च को हुए चुनावों का नतीजा ने स्पष्ट कर दिया कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर मतदाताओं का दृष्टिकोण कांग्रेस विरोधी था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थी जी कि इस चुनाव में इंदिरा गांधी जी भी अपनी सीट खो दिए थे, हार गए थे। तो समझ लीजिए कि आपका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपकी मनमानी चलने वाली नहीं है। कितनों भी आप प्रधानमंत्री हैं, आपको संवैधानिक ढंग से चलना पड़ेगा। और जनता भी उतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी सारा चीज़ समझती है। और इसका सबक उनको चुनाव में उसके रिजल्ट के समय देखना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े दिग्गज नेता हार गए। आपातकाल की समाप्ति के पश्चात भारत में शीघ्र ही स्थितियां सामान्य हो गई। कई पर्यवेक्षकों ने इस अवधि के दौरान अनेक दुर्बलताओं और शक्तियों को उभरते देखा। पहला सबक यह था कि भारत में लोकतंत्र को मिटाना इतना आसान नहीं है। भारतीय लोकतंत्र एक बहुत बड़ी लोकतंत्र है और इसको इस तरह से आपातकाल की घोषणा करने के बाद आप उसका गला घोट नहीं सकते हैं, नहीं तो जनता आपको गद्दी से उतार देगी। और यही बात हुआ। आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के संदर्भ में विद्यमान अस्पष्टताओं को जनता सरकार के दौरान संशोधित किया। जब जनता सरकार आई इंदिरा गांधी जी के बाद, उन्होंने बहुत सारा संशोधन किया। संशोधन के माध्यम से संविधान में स्पष्ट किया गया कि आंतरिक आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप जब मन तब घोषित कर दीजिएगा। सशस्त्र विद्रोह है तभी आप आंतरिक अशांति के आधार पर, है ना, आंतरिक आपातकाल केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही घोषित किया जा सकता है। साथ ही यह अनिवार्य किया गया कि मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। लिखित जब जाएगा मंत्रिपरिषद का तभी राष्ट्रपति उसको आपातकाल घोषित कर सकता है, अन्यथा वो जब मन तब इस तरह का नहीं होगा। सारा चीज प्रोसेस से होगा। आपातकाल ने सभी को नागरिक स्वतंत्रता के मूल के संबंध में जागरूक बनाया। क्या बनाया? जागरूक बनाया। आपातकाल की समाप्ति और इसके बाद होने वाले स्वतंत्र चुनाव स्वतंत्र भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। भारतीय इतिहास के इस अध्याय ने स्वतंत्र संग्राम के अनुभव के साथ साथ स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र चुनाव के आचरण के माध्यम से
वर्षों में विकसित हुई लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भारतीयों के अंतर्निहित जुड़ाव को भी उजागर किया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग आपातकाल जो 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा उनके शासनकाल में लगाया गया था, उनके बारे में हम लोग देखने का प्रयास किए कि इसका क्या बैकग्राउंड थे और किस प्रकार से उसमें शोषण किया गया, कैसे लोकतंत्र का गला घोटा गया। और इस घटना ने यह साफ कर दिया गया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप संविधान का गला नहीं घोट सकते हैं, आप तभी तक बना रह सकते हैं जब आप संवैधानिक तरीके से चल रहे हैं। और इसका सबक इंदिरा गांधी जी जब चुनाव हुई 1977 में, तो उनको हार का सामना करना पड़ा और उनकी सरकार को जानी पड़ी। तो इससे साफ जाहिर होता है ये लोकतंत्र की जीत है कि हम वैसे उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे जो लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं समझते हैं, लोकतंत्र का गला घोटते हैं, एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता चलती है। तो एक लोकतंत्र का जो भारत जैसे देश के लिए महत्व है, इनका जो मान सम्मान विश्व में है, वो हमेशा बरकरार रहेगा। इस घटना ने यह साबित करने का प्रयास किया गया। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।